नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करनी जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे को अब कल सुनेंगे। रत्नगाय शावकाचार्य नामक के शास्त्र है, स्वामी समंत भद्राचार्य द्वारा रचित। इसके अंतर्गत सम्यक की उत्पत्ति का प्रकरण अपना चल रहा है। सम्यक दर्शन का स्वरूप यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, आप्तागम और तपोव्रत का स्वरूप बताया। फिर सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होता है, वो चर्चा हो गई। उसके बाद में 3 मूर्ता से रहित होता है, वो चर्चा हो गई। उसके बाद में 8 मद से रहित होता है, वो चर्चा भी हो गई। फिर टीका में 6 अनायतन का स्वरूप भी उन्होंने अपनी तरफ से बता दिया। इन सब चर्चा के बाद में टीकाकार पंडित सदाशिवदास जी यहाँ पर सम्यक कितने प्रकार का होता है और सम्यक की उत्पत्ति किस प्रकार होती है वो यहाँ बता रहे हैं। तो सम्यक कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा सम्यक कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा। बोलिए मनोरमा आंटी। सम्यक 3 प्रकार का होता है, औपस्मिक, शायवसमिक और क्षयिक। बढ़िया। 3 प्रकार का सम्यक है, कर्म निमित्त की अपेक्षा से 3 प्रकार का कहा गया है, औपशमिक, शायवशमिक और क्षयिक। इसमें औपशमिक सम्यक दर्शन की चर्चा अपनी चल रही थी और कल आपको काम दिया था। औपशमिक सम्यक के भेद, 2 प्रकार का औपशमिक सम्यक होता है। कौन कौन से 2 प्रकार का होता है? सरल है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो इनमें अंतर कौन कौन नहीं करके आया है काम? एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8। क्या बात है, ये नहीं करके आए वाले हाथ खड़े कर रहे हैं आप लोग। कोई बात नहीं, बाकी लोग तो करके आए हैं। अब आप लोग स्पून फीडिंग की जिनको आदत रहेगी तो क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, पहला अंतर एक बार में एक ही अंतर बताना है, फिर जरूरत होगी तो दोबारा चांस देंगे। हाँ जी सुनीता आंटी। पहले परिभाषा बता दूं। हाँ, इसीलिए आपको दिया है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में कारण द्वारा दर्शन मोह का उपशम करके जो सम्यक होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं, और उपशम श्रेणी के प्रारंभ में चोपशम के पश्चात जो सम्यक होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। बढ़िया। परिभाषा का अंतर, सबसे पहले अंतर लिखें तो सबसे पहले परिभाषा ही होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो लोगों ने मतलब जो लोग करके आए हैं वो वही लोग हैं जिनका पहले से किया हुआ है, वही लोग हैं, नई मेहनत नहीं की किसी ने। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को तो चर्चा करनी है, इस बहाने से ही सही है। हाँ, दूसरा पॉइंट बोलिए अनीता जी। प्रथमोपशम तो मिथ्या दृष्टि को होता है और ये द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि को होता है। बढ़िया। परिभाषा में यद्यपि आ गया लेकिन उसको विशेष रूप से उसके स्वामी की अपेक्षा से बताएंगे। तो प्रथमोपशम सम्यक मिथ्या दृष्टि को प्राप्त होता है और द्वितीयोपशम सम्यक वो पहले से सम्यक दृष्टि है, शायवशमिक सम्यक दृष्टि है, उसको द्वितीयोपशम सम्यक होता है।
प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में जीव का मरण नहीं हो सकता है, इसलिए प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को किसी भी गति में साथ नहीं ले जाया जा सकता। और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन केवल मनुष्य गति में ही होगा, और ये चारों गतियों में और ये केवल मनुष्य गति में ही होता है द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन। ये कहाँ से लिखा आपने केवल मनुष्य गति में ही होता है? मरण तक की बात तो ठीक थी, लेकिन वो गति वाली बात ठीक नहीं है। मतलब ये महर्दिक देव जो होते हैं उनके हो सकता है द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन। हाँ हाँ, उत्पन्न नहीं होता। उत्पत्ति की बात लिखे तो फिर ठीक है, उत्पन्न मनुष्य में ही होगा। उत्पन्न मनुष्य में होगा, लेकिन वो वैमानिक देव में जा सकता है और किसी गति में नहीं पाया जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो द्वितीयोपसम में मरण हो सकता है, तो वो मरेगा तो मर के फिर देवगति में जाता है, तो वहां देवगति में अपर्याप्त दशा में वो द्वितीयोपसम सम्यक तो पाया जाता है। इसलिए अभी की अभी करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं फिर वो आगे भूल जाएंगे आप। मुझे तो ध्यान है पहले भी शायद आपने यही बात कुछ कही थी, तो आपने ठीक किया था या नहीं किया था मालूम, तो उसको ठीक कर लीजिए। इतना लिख करें, प्रथमोपसम सम्यक में मरण नहीं होता और द्वितीयोपसम सम्यक में मरण हो सकता है। ठीक है, इतना रखें। और उत्पत्ति की अपेक्षा से प्रथमोपसम सम्यक तो चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है, द्वितीयोपसम सम्यक तो केवल मनुष्य गति में, और उसमें भी केवल मुनिराजों के, और वो भी मुनिराज में भी श्रेणी के सन्मुख जो मुनिराज हैं, उपशम श्रेणी के सन्मुख जो मुनिराज हैं, उनको ही उत्पन्न होता है। तो ये उत्पत्ति की कंडीशन है। अब आगे कैरी फॉरवर्ड किसको होगा किसको नहीं होगा वो अलग मैटर है। बोलिए, क्या नाम था फिर आपका? कविता जी। मैम वही बात है, द्वितीयोपसम सम्यक तो मुनिराजों को ही हो सकता है, लेकिन प्रथमोपसम किसी भी जीव को हो सकता है। और एक ये लिखा है द्वितीयोपसम वाला जीव 11 गुण स्थान के ऊपर जाएगा, लेकिन प्रथमोपसम वाला जीव 1 से 4 में ही रहेगा। ठीक है, 1 से 4 में कैसे रहेगा? पहला गुणस्थान तो मिथ्यात्व का है, पहला तो मिथ्यात्व का है ना, इसलिए एक तो हो ही नहीं सकता है। सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं, सम्यक्त्व चालू ही कहाँ से होगा, कौन से गुणस्थान से होगा? क्या होगा? ठीक है, आपने प्रयास किया, लेकिन ये गुणस्थान की अपेक्षा से ये पॉइंट बनेगा। और जिन भी लोगों को गुणस्थानों का अभ्यास नहीं है, मैंने कल वापस से वीडियो ग्रुप में डाली है, गुणस्थान संबंधी 4 वीडियो हैं, तो जब भी आपको समय मिले, जैसे संडे आएगा या जैसे भी, जिनको भी गुणस्थानों का अभ्यास नहीं है, कम है, वो उनको वीडियो को वापस देखें, सुने, एक बार अच्छे से नोट भी करें, ताकि गुणस्थान की बातें भी चलती रहती बीच बीच में, तो वो बार बार में उतना डिटेल में लेना वो पॉसिबल नहीं होता है। नीलम भाभी, गुणस्थान वाला ही पॉइंट बताइए। हाँ, प्रथमोपसम 4 से 7वें गुणस्थान तक होता है और द्वितीयोपसम 4 से 11वें गुणस्थान तक होता है। बढ़िया। प्रथमोपसम के गुणस्थान 4 से 7, 4 से 7वें गुणस्थान तक है, और द्वितीयोपसम के गुणस्थान 4 से 11वें तक है। उत्पत्ति की अपेक्षा से द्वितीयोपसम के गुणस्थान 7वें से, उत्पत्ति तो केवल 7वें में ही होती है, लेकिन बाद में मरण की अपेक्षा वो 4 में भी नीचे के गुणस्थानों में पाया जाता है। तो हम सामान्य कथन करेंगे तो 4 से 11वें तक द्वितीयोपसम सम्यक्त पाया जा सकता है। ठीक, हाँ विनीता आंटी। यह काल की अपेक्षा पहले, दूसरे, चौथे काल में हो सकता है पहला उपसम सम्यक। पहले काल में, दूसरे मतलब कहना भोग भूमि में भी हो सकता है, ये कहना चाहिए मैं। और द्वितीय उपसम सम्यक तो चौथे काल में ही होगा। हाँ, तो आप मेरा कहने का मतलब यह है कि द्वितीय उपसम सम्यक श्रेणी के समय होगा ना, वो श्रेणी चढ़ेगा चौथे काल में ही। हाँ, तो उत्पत्ति की अपेक्षा प्रथमोपसम सम्यक भूमि भोग भूमि दोनों में हो सकता है, लेकिन द्वितीयोपसम सम्यक कर्म भूमि में ही उत्पन्न भूमि में ही होगा। और दूसरा भी बोल दो देखो। अभी नहीं अभी और लोग। प्रथमोपसम सम्यक कर्म भूमि, दो भोग भूमि, यानी वो तो चारों गतियों में ही हो रहा है, और मनुष्य गति की अपेक्षा से देखा जाए
तो कर्म भूमि भोग भूमि मनुष्य तिरंजों की अपेक्षा से देखा जाए तो दोनों में उत्पन्न शब्द लगाना है उसमें। और द्वितीयोपशम सम्यक तो केवल कर्म भूमि में ही उत्पन्न होता है, क्योंकि पाया तो आगे देवगति में भी जा रहा है, इसलिए उत्पत्ति की अपेक्षा लगाना है उसको। द्वितीयोपशम सम्यक तो कर्म भूमि में ही उत्पन्न होता है। अनीता जी। प्रथमोपशम सम्यक है ना, अनादि मिथ्या दृष्टि को ही होता है, और द्वितीय उपशम सम्यक तो सादी मिथ्या दृष्टि को होता है। द्वितीयोपशम सम्यक की परिभाषा क्या है, किसको होता है द्वितीयोपशम सम्यक? उपशम के बाद, मतलब उपशम के बाद शिवोपशम। द्वितीयोपशम किसको होता है, परिभाषा लिखी आपने? हाँ। देखिए श्रेणी के प्रारंभ में शिवोपशम सम्यक के पश्चात जो सम्यक होता है। शिवोपशम सम्यक के पश्चात मतलब अभी अपन ने एक पॉइंट और सेकंड भी दिया, लिखा था ना इसी में अंतर में, कि प्रथमोपशम सम्यक तो मिथ्या दृष्टि को होता है, द्वितीयोपशम सम्यक किसको होता है? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को होता है। तो फिर आप कह रहे हैं ये अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है, ये सादी मिथ्या दृष्टि को होता है। तो यद्यपि आपका अभिप्राय मैं समझ गई, लेकिन उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कहेंगे अभी, सम्यक दृष्टि। आप तो अंतर इस हिसाब से कर रहे हो कि ये तो अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है, वो भी आपका पॉइंट ठीक नहीं है, है ना? अच्छी कोई बात नहीं, प्रयास किया, गलत निकला तो अपनी वो गलती सुधरेगी। प्रथमोपशम औरों के भी किसी के ये दिमाग में हो ये पॉइंट, वो तो सब थोड़ी ना बोल पाते हैं, तो उनकी भी गलती निकलेगी, अच्छी बात है। प्रथमोपशम सम्यक अनादि मिथ्या दृष्टि को ही होता है, हाँ हाँ कि ना? प्रथमोपशम सम्यक अनादि मिथ्या दृष्टि को ही होता है। जवाब आएगा ना, अनादि को ही होता है ऐसा नहीं है। अपने बात की थी ना, एक कंडीशन ऐसी है, वो 3 टुकड़े बहुत लंबा काल उसने बिता दिया, प्रथमोपशम छूट गया, सादी मिथ्या दृष्टि तो बन गया वो एक बार प्रथमोपशम लेके, लेकिन इतना लंबा काल उसने बिता दिया कि वो उसके 3 टुकड़े वापस जुड़ गए। तो अब फिर से क्या करना पड़ेगा, यानी पल्ले का असंख्यातवा भाग काल बीत गया, उसके बाद में फिर वो शिवोपशम नहीं कर पाएगा, उसको फिर से प्रथमोपशम करना पड़ेगा। तो है तो अभी सादी मिथ्या दृष्टि, लेकिन करेगा कौन सा? प्रथमोपशम। इसलिए वो पॉइंट नहीं बनेगा कि प्रथमोपशम अनादि मिथ्या दृष्टि को ही होता है, तो ये भी नहीं बनेगा। और ये भी बात ठीक नहीं है कि द्वितीयोपशम सादी मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि वो अभी मिथ्या दृष्टि नहीं है। द्वितीयोपशम सम्यक मिथ्या दृष्टि, करंट में अभी प्रेजेंट में मिथ्या दृष्टि जो जीव है उसको द्वितीयोपशम नहीं होगा। प्रेजेंट में जो शैवपशम सम्यक दृष्टि है उसी को द्वितीयोपशम होगा। तो जो शैवपशम सम्यक दृष्टि है उसको सादी मिथ्या दृष्टि नहीं कहेंगे, वो जब कभी अगर बाई चांस मिथ्यात्व में आ जाए तब उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों विचार करेंगे कोई सम्यक तो छोड़ के मिथ्यात्व में आए, इसलिए वो सादी मिथ्या दृष्टि पहले था, अभी तो वो सम्यक दृष्टि है। तो ये दोनों ही तरफ से ये पॉइंट नहीं बने। समझ में आया अनीता जी? पता नहीं इनका नेटवर्क गया क्या, इनके एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे हैं कुछ भी। बोलिए मीनू दीदी। एक चीज पूछनी थी कि औपशमिक सम्यक दर्शन का समय जो हमने बताया वो तो अंतर मुहूर्त है, लेकिन असंख्यात वर्ष बाद होता है। तो किसी को औपशमिक होकर शैवपशमिक हुआ और छूट के अगर वो वापस मिथ्यात्व में आ गया तो वो गैप फिर असंख्यात समय होएगा, वो दोबारा औपशमिक नहीं कर पाएगा। ये जो गैप बताया है वो किस हिसाब से, मतलब ये गैप जो बताया है कि औपशमिक, ये असंख्यात वर्ष जो कहे हैं ना, उसकी असली चीज क्या है कि ये 3 टुकड़ों के आधार पे है। हाँ, तो ये 3 टुकड़े वाला भी अपन ने 3 टुकड़े के आधार पे नहीं है, 3 टुकड़े तो नहीं भी जुड़े हों, लेकिन वो इतना लंबा काल कोई भी सम्यक उसने प्राप्त नहीं किया बीच में। अगर बीच में शिवोपशम प्राप्त कर लिया है तो वो वापस मतलब समझ लो रिन्यू हो गया है एक बार, फिर शिवोपशम प्राप्त करके जब उसने छोड़ा तो फिर वो असंख्यात काल वापस से देखना पड़ेगा, असंख्यात वर्ष का काल। जस्ट जैसे प्रथमोपशम प्राप्त किया और इसी को जस्ट कन्वर्ट कर लिया शिवोपशम में, और फिर
अंतर्मुखबादी शोभशम को छोड़ दिया, तब तो वही अब अंतर्मुखबाद छोड़ दिया, अब उसने फिर पल्ले का संख्यात व भाग काल तक सुधबुध ही नहीं ली, फिर कोई सम्यक्ति प्राप्त नहीं किया। तो वो एक्चुअल में उसको बोलते हैं वेदक योग्य काल, वेदक प्रायोग्य काल बोलते हैं, यानी एक टाइम लिमिट है कि इतने समय तक अगर वो दोबारा करता है। देखिए सुनिए ध्यान से, यदि कोई औपशमिक समय प्रथमोपशम किसी जीव ने प्राप्त किया और प्रथमोपशम प्राप्त करके छूट गया, है ना, और या तो ये हो मिथ्यात्व में आ गया, या प्रथमोपशम को शिवोपशम में कन्वर्ट किया उसका काल पूरा होने के बाद, जो कल अपन ने चर्चा की थी। प्रथमोपशम का काल पूरा हुआ, शिवोपशम में गया और फिर शिवोपशम को प्राप्त करते ही अंतर्मुख में छोड़ दिया, मतलब कुल मिला के अब वो मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया। अब उसने बीच में बहुत लंबे काल तक फिर से सम्यक प्राप्त नहीं किया, तो उसके लिए यानी ये जो एक कोई सम्यक दृष्टि है उसके लिए एक लिमिटेशन है टाइम की। टाइम की क्या लिमिटेशन है? पल्ले का संख्यात व भाग ही उसको सामान्य रूप से कहा है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम है, उसको बोलते हैं वेदक प्रायोग्य काल। वेदक प्रायोग्य काल का मतलब है कि ये टाइम के बीच में यदि वो कभी भी पुरुषार्थ करेगा तो वो शिवोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि उसने आज सम्यक उसका छूटा, मिथ्या दृष्टि हो गया, अब उसको ये जो आज सम्यक प्राप्त किया है ये कितने समय तक वैलिड रहेगा कि वो दोबारा कभी भी शिवोपशम कर ले, तो वो वैलिडिटी मान लीजिए 100 साल की है। तो अब 100 साल के बीच में वो कभी भी पुरुषार्थ करेगा तो उसको शिवोपशम हो जाएगा डायरेक्ट, उसको औपशमिक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके 100 साल निकल गए तो उसको वापस से प्रथमोपशम करना पड़ेगा और फिर शिवोपशम होगा, फिर शायक होगा, वो जो भी प्रक्रिया जैसे है आगे की वो वैसे होगी। तो ये एक टाइम दिया है। 3 टुकड़ों को से तो अपन थोड़ा समझाते हैं, उससे समझ में आता है, लेकिन 3 टुकड़े बने भी रहे और फिर भी ये वेदक प्रायोग्य काल को वो क्रॉस कर जाए, इतना लंबा काल उसने बिता दिया कि अब वो वेदक सम्यक यानी शिवोपशम सम्यक का ही दूसरा नाम वेदक सम्यक है, तो वो काल उसका क्रॉस हो गया, तो उसके बाद 3 टुकड़े बचे होने पर भी उसको दोबारा प्रथमोपशम ही करना पड़ेगा। देखो किसी को ये प्रश्न नहीं उठ रहा कि क्या फर्क पड़ता है, प्रथमोपशम करना पड़ेगा, प्रथमोपशम करो शिवोपशम करो, सम्यक तो करना ही पड़ता है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन फर्क है, प्रथमोपशम सम्यक में ज्यादा मेहनत लगती है, शिवोपशम सम्यक में कम मेहनत लगती है। क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक में इसलिए मेहनत ज्यादा लगती है, तो उसके लिए अभी आगे आने वाले 3 करण करने पड़ते हैं, और द्वितीयोपशम में मेहनत कम है। क्यों कम है मेहनत? द्वितीयोपशम नहीं, सॉरी, शिवोपशम में, शिवोपशम में मेहनत कम है, उसमें 2 ही करण करने पड़ते हैं। करण की चर्चा भी अपन आगे करेंगे। तो विशेष विशुद्धि, विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता प्रथमोपशम के लिए, औपशमिक सम्यक के लिए होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको फिर से औपशमिक सम्यक करना पड़ेगा, नहीं तो अभी तो कम में ही काम हो जाता है। ऐसा होता है ना, समझ लो कहीं कोई कुछ खरीदने वरीदने की, समझ लो कोई स्टोर में से अपन ने कुछ खरीदा हो, तो आप इतने समय तक आप दोबारा कुछ खरीद लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, कम रुपयों में आपको चीज मिल जाएगी, और आपका ये वैलिडिटी कार्ड खत्म हो गया तो आपको पूरा का पूरा जितना पेमेंट है वो वापस से पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह के कुछ होते हैं स्टोर्स में, शॉप्स में। तो ऐसे ही ये है, तो जब भी प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करके अगर छूटा है तो उसके बाद एक ड्यूरेशन है कि इस बीच में यदि वो सम्यक प्राप्त करेगा दोबारा कभी भी तो वो शिवोपशम ही करेगा। लेकिन अगर ये ड्यूरेशन निकल गई और इस बीच में एक बार भी उसने सम्यक प्राप्त नहीं किया, एक बार भी, और ये ड्यूरेशन निकल गई, तो फिर उसको वापस से प्रथमोपशम ही करना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए मोदी। मैं एक चीज और पूछ रही थी कि जैसे वो 3 टुकड़े होके जुड़ गया, बहुत लंबा टाइम निकल गया, सपोज वापस जुड़ गया, तो जब वो दोबारा करेगा तो वो अनादि कहलाएगा या सादी कहलाएगा? सादी कहलाएगा, सादी ही, लेकिन अनादिवत हो गया है क्योंकि प्रथमोपशम ही उसको फिर से करना पड़ रहा है।
लेकिन कहलाएगा सादी मिथ्या दृष्टि, सादी ही कहलाएगा। मेरा भी क्वेश्चन था कि ये द्वितीयोपशम सम्यक के वक्त में मरण अगर हो गया और देवगति में गया तो निवृत्ति पर्याप्तक तक तो रहेगा, फिर वापस चौथे में आ गया, फिर उसके बाद में जब वापस आएगा तो उसको शैवशमिक रहेगा। हाँ, वो शैवशमिक में कन्वर्ट हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए जो उसका काल है ना, द्वितीयोपशम का काल भी अंतर्मुहूर्ती है, तो वो निवृत्ति अपर्याप्त दशा तक देवगति में वहां रहेगा और फिर वो शैवशमिक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो शैवशमिक सम्यक दृष्टि बना रहेगी। नहीं, पर फिर जब वापस उसको श्रेणी चढ़ना होगा तो वापस से द्वितीयोपशम करना पड़ेगा। हाँ, तो वापस तो अभी तो देव में पहुंचा है, अब तो मनुष्य बनेगा, मुनि बनेगा, तब श्रेणी चढ़ेगा। और द्वितीयोपशम तो उपशम श्रेणी के लिए होगा, अगर वो शायिक करेगा तो शायिक शपथ श्रेणी चढ़ लेगा, कोई जरूरी थोड़ी ना उपशम श्रेणी चढ़े। अच्छा, जैसे वो उपशमिक, ये शैवशमिक सम्यक किसी को हो गया, आवाज नहीं आ रही? आ रही, बोलिए। और 66 सागर खूब लंबे टाइम तक वो शैवशमिक उसमें रह गया सम्यक में, और उसके बाद अगर वो द्वितीय उपशम नहीं कर पाया या शायिक सम्यक नहीं कर पाया तो वापस मिथ्या दृष्टि बन सकता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि बन सकता है, लेकिन उसको करना ही पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि तो हो सकता है 66 सागर तक शैवशम सम्यक दर्शन बने रहने के बाद मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ काल बाद उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार सम्यक तो प्राप्त कर लिया तो इसका मतलब है मोक्ष जाने का परमानेंट टिकट मिल चुका है, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर मोक्ष जाना ही पड़ेगा। तो वो कुछ भी करके वो इसी तरह के समझ लो भाव सब परिणाम सारी संयोग इसी तरह के होते हैं कि फिर वो शैवशमिक से शायिक और फिर शायिक से शपथ श्रेणी चढ़ के मोक्ष जाता ही है। चलिए, कितने अंतर हो गए भाई, काउंट किया आप लोगों ने? कितने हुए? 4 हुए, 5 हुए? 5 हो गए। हाँ, सबके कॉपियों में होने चाहिए ये सब लिखे हुए, मुझे ऐसे करके दिखा देना आप लोग। हाँ, मैं जूम कर करके देख लूंगी सबके। आगे कौन बता रहे हैं इसके आगे? हाँ, रेखा आगे बोलिए। ये प्रथमोपशम सम्यक तो 5 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक होता है, अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनी की 1 मिथ्यात्व। अभी पूरी चर्चा सुनिए आपने? हाँ, अभी जो चर्चा चली जस्ट, उससे यही निष्कर्ष निकाला आपने कि वो 5 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक होता है। और द्वितीय उपशम 5, 6, 7 3 के उपशम पूर्वक नहीं। अभी जो चर्चा चली ना, उससे थोड़ा विचार करिए। अभी अभी जो मीनू दीदी ने प्रश्न पूछा दोबारा हमें, हाँ, इस पॉइंट को कौन ठीक करेंगे? बोलिए निशान जी। अनादि मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोहिनी की एक ही प्रकृति की सत्ता पाई जाती है और सादी के 3, 2 या 1 की सत्ता पाई जाती है, इसलिए यह 1, 2 या 3 के उपशम से प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा और अनादि 5 की से वो 1 दर्शन मोहिनी की 1 और अनंतानुबंधी की 4। ठीक है, अब इसको इधर द्वितीयोपशम में क्या लगाएंगे? अंतर द्वितीयोपशम सम्यक के काल में तीनों कर्म प्रकृतियां दबी हुई रहती है, 3 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक ही द्वितीयोपशम सम्यक होता है। बढ़िया, यानी पॉइंट क्या बनेगा कि प्रथमोपशम सम्यक तो 5 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक या 6 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक या 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक हो सकता है। प्रथमोपशम सम्यक मोहनीय कर्म की 5 यानी 4 अनंतानुबंधी और 1 दर्शन मोहनी। अनादि मिथ्या दृष्टि है तो 5 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक, और सादी मिथ्या दृष्टि है और उसकी 2 प्रकृतियां एक हुई है मिलके 3 में से, तो वो 6 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक, और किसी की एक भी नहीं मिली है, पूरी 7 प्रकृतियां हैं तो वो 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक, और अगर सादी मिथ्या दृष्टि और तीनों ही उसकी जुड़ गई है
तो वो 5 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक भी, यानी कि प्रथमोपशम सम्यक्त 5, 6 या 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक हो सकता है, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक्त तो 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक ही होगा। ठीक है ना, उसमें 5 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, 5 और 6 वाला। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? प्रथमोपशम सम्यक तो एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि करेगा तो 5 प्रकृतियों का उपशम होगा, वो तो सिंपल बात है, वो तो सबको समझ में आया होगा। लेकिन जो कोई सादी मिथ्या दृष्टि है, तो जो अभी कंडीशन अपन ने देखी कि सादी मिथ्या दृष्टि है और उसकी पहली कंडीशन अपन बुरी से बुरी वाली देखो, तो उसने इतना लंबा काल बिता दिया है कि उसके 3 टुकड़े जुड़ के एक हो गए। तो उस सादी मिथ्या दृष्टि के भी अब कितनी प्रकृतियों का उपशम होगा जब वो प्रथमोपशम करेगा दोबारा से? 5 प्रकृतियों का ही उपशम होगा। ठीक है, लेकिन अभी उसकी इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई, उसकी 3 टुकड़े जुड़ के एक नहीं हुए, 3 टुकड़े जुड़ के 2 बने। 3 टुकड़े है ना, तो पहले उनके 2 बनते हैं, फिर और जुड़ते जुड़ते 1 बनता है, इस तरह से वो जुड़ते हैं। तो अभी 2 ही जुड़े हैं, तो वो कितनी प्रकृतियों का उपशम करेगा? वो 6 प्रकृतियों का उपशम करेगा। और कोई सादी मिथ्या दृष्टि ऐसा है जिसके तीनों टुकड़े अभी टुकड़े ही हैं, जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी जो बात बताई थी कि वो वेदक प्रायोग्य काल उसका क्रॉस हो गया, टुकड़े तो 3 पड़े हैं उसके पास, लेकिन उसको जो टाइम लिमिट दी गई थी वो टाइम लिमिट उसकी क्रॉस हो गई। तो भी अब वो सम्यक करेगा तो कौन सा सम्यक करेगा? प्रथमोपशम करेगा, लेकिन कितनी प्रकृतियों का उपशम करेगा? 7 प्रकृतियों का उपशम करेगा, क्योंकि 7 है उसके पास में, इसलिए 7 का करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा समय बीत जाएगा प्रथमोपशम सम्यक के बाद, प्रथमोपशम सम्यक तो छूटा, मिथ्यात्व में आया, तो अभी अगर वेदक प्रायोग्य काल में है तो शैवक्षमिक ही कर लेगा, लेकिन वेदक प्रायोगिक काल निकल गया, अभी जस्ट निकला ही है, उसके बाद फिर एक लिमिट दी है, वो लिमिट के बीच में है तो 7 प्रकृतियों का उपशम करेगा। वो सेकंड लिमिट भी क्रॉस हो गई, 2 टुकड़े 3 की जगह 2 हो गए हैं, तो 6 प्रकृतियों का उपशम करेगा। और वो लिमिट भी क्रॉस हो गई, तीनों जुड़ के 1 हो गए हैं, तो वापस से 5 प्रकृतियों का उपशम करेगा। तो प्रथमोपशम सम्यक्त 5, 6 या 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक हो सकता है, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक्त 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक ही होता है। क्यों होता है उसका भी कारण उस दिन अपन ने चर्चा की थी, क्योंकि वो शिवोपशम सम्यक दृष्टि कन्वर्ट कर रहा है, और शिवोपशम सम्यक दृष्टि के पास तो 7 की सत्ता है ना, सम्यक प्रकृति का तो उदय है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदयभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम ये है। ठीक है, बोलिए। मैं ये कह रही थी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं द्वितीयोपशम में 6 तो ऑलरेडी दबी हुई है, क्षयोपशमिक है ना, तो 6 तो दबी हुई है, 1 को और दबा लेगा तो पूरी 7 हो जाएगी, तो 6 हाँ, तो पहले ही दबी हुई है उसकी। हाँ वो तो है ही, लेकिन अभी अपन कंपेयर करें तो बस वो इतना समझ में आ जाए तो बात चक्कर ही नहीं रहे ना, वो मतलब ये तो ध्यान रहे कि शिवोपशम में 6 तो दबी हुई है ही पहले से, 1 को ही दबाना। में मतलब इसका मतलब ये हो गया है कि जो 3 टुकड़े हुए मिथ्यात्व के, वो असंख्यात वर्ष तक तो 3 ही रहेंगे, उसके बाद वो 2 या 1 हो जाएंगे, मतलब असंख्यात वर्ष तक वो 3 ही रहेंगे। हाँ, पहाड़ है, पहाड़ इतनी जल्दी आसानी से जुड़ता भी नहीं है, आसानी से टूटता भी नहीं है, तोड़ने में भी मेहनत है और जुड़ने में भी बहुत लंबा टाइम लगता है। बोलिए। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन लंबे काल तक रहता है, तो उस समय कर्मों की अवस्था, वो 3 कर्मों की वो अवस्था बराबर चलती रहती है, 2 का उपशम, 1 का उदय, 2 का। हाँ, तो उस समय जीव के भाव मतलब क्या, कैसे भाव होते हैं उस काल में कि 2 दबी हुई हैं और 1 का उदय है? सम्यक प्रकृति के उदय का वेदन करता है, यानी सम्यक में कुछ कुछ दोष लगते रहते हैं, और बाकी जैसे भाव सम्यक दृष्टि के रहते हैं, शुभ अशुभ शुद्ध गुणस्थान के अनुसार तो चलते रहते हैं। चलिए, कितने 6 पॉइंट हुए ना। नेक्स्ट 7वां कौन बता रहे हैं?
देखिए लिखा हुआ है, मैं लिखने के लिए इसलिए कह रही हूँ, कम से कम ये ऐसी चीजें तो लिखी भी रहे ना, तो फिर कभी अपन पढ़ेंगे, फिर मैं पूछूंगी तो आप लोगों को होमवर्क नहीं भी करेंगे तो काम आ जाएगा। ठीक है, अपने को कभी भी कंफ्यूजन हो ना कोई विषय देखने में, तो ये करना नहीं की बातें लिखी भी होनी चाहिए। बोलिए दीदी। एक जीव को प्रथमोपसम सम्यक्त असंख्यात बार हो सकता है और छाया सम्यक्त 4 बार। द्वितीयोपसम ये किस अपेक्षा से बताया है इसका? लिखा है द्वितीयोपसम, बढ़िया। हम 4 बार कर तो प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम में चल रहा था, क्षयोपसम में। बढ़िया जवाब है आपका, सही है। देखिए बताती हूँ, किसी भी जीव को प्रथमोपसम सम्यक्त असंख्यात बार हो सकता है। प्रथमोपसम सम्यक्त हुआ, छूटा, ये अपन ने चर्चा की थी 2-3 दिन पहले कि प्रथमोपसम सम्यक्त हुआ, छूटा, अब दोबारा कब होगा? दोबारा असंख्यात वर्ष बाद होगा, उससे पहले हो नहीं सकता है। तो ऐसे एक बार छूटा फिर असंख्यात वर्ष बिता दिए, यानी कितना मतलब जीव को अनादि का मिथ्यात्व का रस और मिथ्यात्व का अभ्यास बोले कि वो मिथ्यात्व कैसे खींचता है कि एक बार सम्यक्त प्राप्त हो गया फिर छूट गया, चलो वो तो ठीक है, फिर छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि असंख्यात वर्ष तक फिर से नहीं हुआ, तो फिर से प्रथमोपसम करना पड़ा, और फिर प्रथमोपसम किया तो फिर छूट गया, और फिर ऐसा छूटा कि असंख्यात वर्ष तक फिर नहीं हुआ, और फिर से वापस प्रथमोपसम करना पड़ा। ऐसा असंख्यात बार प्रथमोपसम सम्यक्त हो सकता है, लेकिन द्वितीयोपसम सम्यक्त ऐसे असंख्यात बार नहीं होता है। क्योंकि द्वितीयोपसम सम्यक्त कब होता है, किस लिए होता है कि जब उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए कोई मुनिराज सन्मुख होते हैं, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं, उस समय द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है। और उपशम श्रेणी का नियम है, एक भव में 2 ही बार चढ़ सकते हैं। एक भव में, ये एक भव चल रहा है मनुष्य भव, तो कोई मुनिराज 7वें गुणस्थान में है और अब उनको आगे श्रेणी चढ़नी है, यानी 8वें 9वें 10वें आदि गुणस्थानों में आगे ऊपर बढ़ना है, तो क्षयोपसम सम्यक्त के साथ ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो वो सम्यक्त को शायिक नहीं कर पाते हैं। ये सब ऑटोमेटिक होता है, कर पा रहे हैं या ऐसी भाषा तो बोलनी ऐसी पड़ेगी, लेकिन सब ऑटोमेटिक होता है, तो वो उनका सम्यक्त द्वितीय उपशम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में वो उपशम श्रेणी में आगे 8, 9, 10 और 11वें गुणस्थान तक पहुंचते हैं। और क्योंकि अभी उपशम है, कर्म को दबाया है, बेहोश किया है, तो वो बेहोशी वाले कर्म वापस से होश में आएंगे ही आएंगे। बेहोश जो किया है तो वो आगे अनंत नहीं बन सकते, तो वो बेहोशी वाले कर्म वापस उदय में आ जाते हैं, इसलिए वो 11वें गुणस्थान से वापस 10वें में, 9वें में, 8वें में ऐसे गिरते हुए नीचे आते हैं। तो एक बार ऐसे नीचे आ गए, 6ठे 7वें में आ गए, फिर से उन्होंने पुरुषार्थ किया, नहीं दोबारा पुरुषार्थ किया, लेकिन फिर पुरुषार्थ हीन ही रहा, शायद सम्यक तो नहीं प्राप्त कर सके, फिर से द्वितीय उपशम हुआ और फिर से उपशम श्रेणी ही चढ़े, और उपशम श्रेणी चढ़े तो फिर से वही 11वें तक गए, फिर रिटर्न नीचे आए। तो इस तरह से एक भाव में 2 बार, अब तीसरी बार उनको फिर पुरुषार्थ जग रहा है, तो अब क्या करेंगे कि अब तो वो शपक श्रेणी चढ़ेंगे। यदि उनके शायिक सम्यक्त है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट ही शपक श्रेणी हो जाएगी, नहीं तो वो अपने शायपशमिक सम्यक्त को शायिक में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद शपक श्रेणी चढ़ के अगर उसी भाव से मोक्ष जाना है तो फिर मोक्ष जाएंगे। और अगर उस भाव, एक भाव में 2 बार शनि चढ़ ली और समझ लीजिए आयु पूरी हो गई और देवलोक गमन हो गया, तो फिर अगले भाव में वहां से आए, मनुष्य बने, तो फिर उपशम श्रेणी चढ़े इसी तरह से, और फिर नीचे आ गए और फिर मरण हो गया, देवलोक गमन हो गया, फिर वापस से आए। बीच में ये भी हो सकता है कि और किन्हीं भवों में, मतलब अगले भवों में शनि न भी चढ़े, ये भी हो सकता है। फिर जब भी कभी मनुष्य बन के और मुनि बने और फिर वो शनि चढ़े और फिर उपशम शनि चढ़े, कौन सी बार चढ़ रहे हैं अभी? चौथी बार। तीसरी बार तो चढ़ा दिया था ना, 2 बार तो एक ही भाव में चढ़ा दिया था अपन ने, फिर उसके बाद आके तीसरी बार चढ़ा दिया। अब 2-4 भाव अपन ने करा के, मान लो वैसे तो कोई मुनिराज होते हैं तो इतने 2-4 भाव बार होते नहीं है, लेकिन कंडीशन
मान लो अपन, तो वो अब चौथी बार उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, उसके बाद में फिर गिर गए, तो या तो उसी भाव में दोबारा आप श्रेणी चढ़ना चाहें तो, या फिर वो भाव पूरा हो गया और फिर अगला भाव में आ रहे हैं, तो अब वो कौन सी श्रेणी चढ़ेंगे? अब वो उसी भाव में या अन्य किसी भाव में कभी भी उपशम श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे। अब चढ़ेंगे तो सीधा शपक श्रेणी ही चढ़ेंगे, कर्मों का नाश ही करेंगे। यानी पूरे अपने अनादि के जीवन काल में, अनादि के जीवन काल में मतलब पूरे मोक्ष मार्ग में कोई जीव केवल 4 बार ही मैक्सिमम है, मैक्सिमम कोई एक बार भी द्वितीयोपशम सम्यक तो प्राप्त नहीं करे तो मोक्ष जा सकता है क्या? कोई जीव ऐसा हो सकता है कि एक बार भी द्वितीयोपशम सम्यक तो प्राप्त नहीं करे और मोक्ष चला जाए? हाँ कि ना? सब लोगों की उंगलियां दिखनी चाहिए। प्रेमलता जी, चेतना जी, आपको समझ में आ रही है? आप क्लास सुन रहे हो बराबर ये वाली? नहीं? वर्षा जी, कहाँ है आपकी उंगली? मिक्स जवाब है, 50-50 है सब लोगों का। जवाब है हाँ, मोक्ष जाने के लिए द्वितीयोपशम सम्यक प्राप्त करना जरूरी नहीं है। बिना द्वितीयोपशम सम्यक प्राप्त किए मोक्ष जाया जा सकता है। भाई देखो, जीव इतने तीव्र उग्र पुरुषार्थी होते हैं कि नित्य निगोद माहिते करके नर पर जाए पाए सुखदानी। निगोद से निकला और मनुष्य बना पहली बार। पृथ्वी जल अग्नि वायु कहीं नहीं घूमा, पंचपरा वहीं निगोद में था अनादिकाल से, नित्य निगोद में, वहां से निकला, मनुष्य बना और 8 वर्ष का हुआ और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वैराग्य हो गया, मुनि बन गया और फिर केवल ज्ञान ले सकता है। 8 वर्ष और 15 अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रथमोपशम किया, उसी को क्षयोपशम में कन्वर्ट किया और उसी समय केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिला, शायक सम्यक कर लिया और उसी समय अंतर्मुहूर्त में फिर शपक श्रेणी चढ़ गए। उपशम का कुछ काम ही नहीं है, गिरने का काम ही नहीं है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और जो हीन, इसलिए उग्र पुरुषार्थ की भावना तो अच्छी होनी चाहिए। अपन गिरने की बात ही क्यों करोगे? हम गिरेंगे? गिरने का ऑप्शन ही नहीं है, नीचे आने की बात ही क्यों करें? अब नीचे तो आना होगा तो आ ही जाएंगे ना अपने आप ही। लेकिन हम देखो, जो बच्चा ये सोच के मेहनत करता है मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट टॉप आना है बिल्कुल, तो समझ लो थोड़ा बहुत जिसको 100% की जो तैयारी करता है तो उसके 95, 97 उसके आ सकते हैं। अब वो तैयारी ये करे कि मेरे तो 60% आ जाए, तो फिर क्या होगा? वो जैसे तैसे पास भी हो जाए तो बहुत है। तो ऐसे ही वो तैयारी तो अपनी उग्र रखते हैं और फिर जो होना होता है ठीक है, जैसा भी जो होना है। तो ये समय हो गया अपना। क्या हुआ, अंतर क्या हुआ कि प्रथमोपशम सम्यक तो असंख्यात बार हो सकता है, एक ही भाव में नहीं, लेकिन एक ही भाव में नहीं, पूरे होल मोक्ष जाने तक के जीवन काल में असंख्यात बार हो सकता है। लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक केवल 4 बार, उत्कृष्ट मैक्सिमम अधिकतम 4 बार ही हो सकता है। अभी आपका प्रश्न है कि अंतर बता रहे हैं? प्रश्न है? हाँ जी, मैं ये बोल रही थी, एक बार अगर किसी को प्रथमोपशम हो गया तो ये उसकी गारंटी हो गई कि वो उसको मोक्ष होगा ही, चाहे वो अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर होगा ही होगा। हो गई। इसका मतलब ये हो गया वो भव्य है, उसकी भव्यता पर पूरी सील लग गई, मोहर लग गई। हाँ हाँ भाई, जल्दी जल्दी अंतर बता दीजिए अब, जो अपना ये पूरा हो जाए। और कोई जो करके, हाँ जिनका नहीं आया नंबर वो हाथ खड़ा कर दें पहले। प्रथमोपशम सम्यक अनादि और सादी मिथ्या दृष्टि दोनों को हो सकता है, और द्वितीयोपशम सम्यक सम्यक दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि दोनों को हो सकता है। आपने क्लास लेट ज्वाइन की क्या आज? नहीं, बीच में मेरा नेट चला गया था। अभी अनीता जी ने भी यही बताया था, तो बिल्कुल सेम यही बताया था। आप सुन लेना, ये सही नहीं है बात, ठीक है ना? अब समय हो गया इसलिए मैं दोबारा, बाकी सब लोगों को समझ में आ गया?
ये बात ठीक नहीं है। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि समय अपना हो गया है। बोलिए निशान जी। प्रथमोपसम सम्यक्त मिथ्यात्व गुण स्थान में करण परिणामों द्वारा दर्शन मोहिनी का उपसम करके उत्पन्न होता है, और द्वितीयोपसम सम्यक्त सातवें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी के उपसम से त्रिकरण परिणामों के द्वारा। पर शायद ये परिभाषा में आ गई थी, वो जो परिभाषा में शायद यही बोला था। ठीक है, एक और बता। हाँ, एक मिनट पहले और किससे पूछ लेते हैं, फिर और कौन बता रहे हैं? काफी लोग सब बैठे हैं ठप। अब सुन के तो लिख लीजिए आप लोग, बोलिए जो नहीं करके आए हैं। प्रथम उपसम श्रेणी के काल में नहीं होता और द्वितीय उपसम उपसम श्रेणी के काल में होता है। ठीक है, मतलब वो रिपीटेशन टाइप का ही है। बोलिए निशांति। प्रथमोपसम सम्यक्त तीनों वेदों में द्रव्य वेद भाव वेद में हो सकता है, परंतु द्वितीयोपसम सम्यक्त मात्र द्रव्य पुरुष वेद में होगा और 9वें गुण स्थान के ऊपर वेद रहित अवस्था रहती है द्वितीयोपसम में। हाँ, प्रथमोपसम सम्यक्त है क्योंकि चारों गतियों में है और किसी भी वेद वाले को हो सकता है, स्त्रीलिंग हो, पुरुष लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, किसी को भी प्रथमोपसम सम्यक्त हो सकता है। लेकिन द्वितीयोपसम सम्यक्त क्योंकि मुनिराज को ही होता है, तो वो द्रव्य रूप से पुरुष वेद ही होना चाहिए, उन्हीं को होगा। फिर 9वें के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां तो भाव वेद तो खत्म ही हो जाता है। लेकिन इतना भी अंतर बनाए कि प्रथमोपसम सम्यक्त तीनों वेदों वालों को हो सकता है और द्वितीयोपसम सम्यक्त द्रव्य पुरुष वेद, द्रव्य वेद में पुरुष वेद वालों को ही। एक पर्याप्त अपर्याप्त में भी बता सकते हैं ना। प्रथमोपसम पर्याप्त खाली पर्याप्त को ही हो सकता है, और ये जो द्वितीयोपसम सम्यक्त वैमानिक देवों में अपर्याप्त दशा में भी पाया जाए। बढ़िया, प्रथमोपसम सम्यक्त है। अब वो पर्याप्त अपर्याप्त का अर्थ कई लोगों को नहीं पता होगा। कल तो है ना क्लास, ये वाला पॉइंट कल आप वापस बताइएगा तो इसको कल क्लियर करेंगे फिर। और अभी काल वाला पॉइंट भी नहीं आया है। हाँ, दोनों का और ध्यान का भी है, और भी रह गए हैं पॉइंट्स, कल करेंगे फिर अपन। और जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है तो वो जितने भी हो गए हैं उतने तो लिख लें और कुछ सोचें और भी कोई पॉइंट इसमें आ सकते हैं क्या, तो कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे। कल के संबंध में थोड़ा मुझे टाइम के संबंध में बात करनी है। कल क्लासेस थोड़ी जल्दी रखनी है, मतलब 2:30 बजे तो मुझे फ्री होना है, तो उससे पहले अगर दोनों रखते हैं तो खाने का टाइम में सबको शायद गड़बड़ होगी, तो मैं सोचूं 11 बजे से ऐसा रख लें। दोनों क्लासे मतलब 12:30 पौन बजे तक अपन पूरी कर लें। कितने लोग तैयार हैं, थोड़ा सा हाथ ऐसा खड़ा कर दें तो अंदाज लग जाएगा। ठीक है, लगभग 2-4 लोगों को छोड़ के सभी तैयार हैं, तो वो जो नहीं तैयार हैं वो भी कर लेंगे फिर सेटिंग अपनी। मैं मैसेज डाल दूंगी एग्जैक्ट टाइम का, कितने बजे से रखनी है। आप लोग मैसेज पे ध्यान दे लें। सभी लगभग ग्रुप में हैं, और जो ग्रुप में नहीं हो तो वो जिनके से भी जानकारी रखते हो उनसे पता करके ग्रुप में भी ऐड हो जाए, टाइम भी पता कर लें, तो कल थोड़ा टाइम जल्दी रहेगा। और कल शाम की क्लास का टाइम भी हो सकता है 15 मिनट लेट हो, ठीक है ना। तो कल मैसेज पे आप ध्यान रखें, मैं मैसेज डाल दूंगी जैसा भी होगा। बोलिए नीलम भाभी। मैं ये कहती अगर शाम की क्लास अल्टरनेट डेज 3 डेज हो सकती है क्या? 5 डे तो चलती है शाम की। चलो देख लीजिए अगर सबकी रहेगी। चलो, जय श्री।